हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया। जय जगन्नाथ सभी बच्चों को। तो जितने भी हमारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं जो ओपीएससीबी उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो AEE में आपकी वैकेंसी आई है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए। तो वहाँ पे जैसा कि हम सिलेबस को एनालाइज करें तो उसमें एक टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसी का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग उस टॉपिक की जो है बात यहां पे करने वाले हैं। आज के इस क्लास में मैं आपको एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ई वेस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट जो है उनके जो है अलग अलग रूल्स क्या है ई वेस्ट को लेके, उसके बाद ई वेस्ट क्यों हमारे लिए डेंजरस है, हम उसको किस तरीके से रिसाइकल करें, ये सारी चीजों की हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। तो आइए हम लोग फिर से यहां पे स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए आज का है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसका नाम है ई वेस्ट। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। आपके क्लासेस जो है ओपीएससीबी के स्टार्ट हो चुके हैं, जो 26 जनवरी से यहाँ पे ऑनगोइंग है, जिसके आप कुछ डेमो वीडियोस भी रेफर कर सकते हो यूट्यूब पे, जहां पे आपके AEE एंड AES के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो लेट करने का कोई अब फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत जल्दी ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जितने जल्दी आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो मैं यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं ई वेस्ट मैनेजमेंट फॉर AEE एग्जाम। तो आइए देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो देखो मैनेजमेंट हम बाद में सीखेंगे कि मैनेज कैसे करना है, क्या करना है, बट उससे पहले कहीं ना कहीं सीखते हैं कि ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट का मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि देखो ई वेस्ट है, इंडिया एक इतना बड़ा प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का, हमारे लिए टेंशन है कि हम ई वेस्ट जो है साल ईयर वाइज ई वेस्ट का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, उतनी ज़्यादा हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं या उतनी ज़्यादा हम उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी रहता है। तो ई वेस्ट है क्या? तो ई वेस्ट बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? कोई ऐसा वेस्ट मतलब जो कंजम्पशन पीरियड जिसका खत्म हो गया है या यूज पीरियड जिसका खत्म हो गया है, और अगर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और उसको हम एज अ वेस्ट के तरीके से हम अगर उसको हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? वो ई वेस्ट में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल क्या हुआ, मान लो आपने 3 साल 4 साल 5 साल मोबाइल यूज किया, उसके बाद आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, आपने एज अ वेस्ट उसको क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। तो वो क्या हो गया? वो ई वेस्ट हो गया। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे इंडिया में आईटीज कंपनी है, उनके पास लैपटॉप्स होती हैं, जब उनका यूजफुल पीरियड खत्म हो जाता है वो उसको डिस्पोज कर देते हैं, वो उसको क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं। तो वो क्या जनरेट हुआ? वो ई वेस्ट जनरेट हुआ। तो ई वेस्ट सबसे पहला। अब एक चीज है, जनरली आप इस साइन को कभी भी देखते हो तो आपको ये साइन क्या बताता है, इसके बारे में भी अभी आगे हम लोग जो है बात करेंगे। तो ये देखो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वॉशिंग मशीन्स हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके एयर कंडीशनर्स हैं, मोबाइल्स हैं, ट्रिमर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ई वेस्ट के अंदर आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं ई वेस्ट क्या होता है सबसे फर्स्ट थिंग से। आइए, तो व्हाट इज ई वेस्ट? अक्सर बच्चों का यही डाउट होता है कि सर ई वेस्ट होता क्या है। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेफिनेशन लिया है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट या ई स्क्रैप और वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, WEEE। तो WEEE का मतलब है वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोल दो, या ई वेस्ट बोल दो, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोल दो। डिस्क्राइब्स लूजली डिस्कार्डेड, सरप्लस, ऑब्सोलीट और ब्रोकन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब ये किस चीज के बारे में बता रहा है? या तो आपने डिस्कार्ड कर दिया, जैसे मान लो आपके पास एक रिमोट था, रिमोट को आपने क्या कर दिया? पूरा का पूरा खोल दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया है लूजली। उसके बाद सरप्लस, अगर ज्यादा हो जाए तो भी वेस्ट जनरेट होगा। ऑब्सोलीट मतलब आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। जैसे मान लो आज आपको कोई बोलेगा कि आप iPhone 8 यूज करोगे क्या, 9 यूज करोगे क्या? आप नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। और ब्रोकन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहीं ना कहीं ई वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। आगे आइए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंप्राइजेस वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल गुड्स दैट आर नॉट फिट फॉर देयर ओरिजिनली इंटेंडेड यूज और हैव देयर एंड लाइफ। तो ठीक है, मतलब इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि जब किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक की एंड लाइफ खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो ई वेस्ट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, वो ई वेस्ट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दिस में इंक्लूड आइटम्स सच एज कंपोनेंट्स, दिस में इंक्लूड आइटम्स सच एज कंप्यूटर्स हो गया, सर्वर्स हो गया, क्या क्या चीज आ जाएगी उसमें? देखो ये चीज है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहां से। इसमें आ गया आपका कंप्यूटर्स,
उसके बाद आ गया आपका सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, मॉनिटर्स, सीडीज, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कॉपियर्स, कैलकुलेटर्स, फैक्स मशीन, बैटरी सेल्स, सेलुलर फोन्स, ट्रांस रिसीवर्स, टीवीज, मेडिकल apparatus, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बिसाइड वाइट गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। तो कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको उसने बना के दे दिया कि ये बताओ इनमें से कौन सा हमारा जो है वो ई वेस्ट में नहीं आता है। तो ये सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं ई वेस्ट के अंदर आते हैं। तो इस चीज को वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं ई वेस्ट के अंदर आते हैं। अब ई वेस्ट, अब देखो एक ऐसा है ना कि सर हम ई वेस्ट को लेके इतने कंसर्न क्यों हैं। जैसे आपके दिमाग में एक चीज होगी कि सर ठीक है ना, वेस्ट हो गया, क्या दिक्कत है, हम कंसर्न क्यों है। दो चीजों से हम कंसर्न है। एक तो ई वेस्ट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एज अ हजार्ड है, एज अ हेल्थ हजार्ड है। उनका इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं बहुत सारे ई वेस्ट में जो है वो वैल्यूएबल मटेरियल्स है, वैल्यूएबल मेटल्स है, जिसकी एक्सट्रैक्शन से कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी बना सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार वीडियोस देखे होंगे, आप लोग तो मोस्टली न्यू जनरेशन में हो, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा मोस्टली वीडियोस कि बहुत सारे हमने रैम इकट्ठा किए, उसमें से हमने गोल्ड निकाल लिया अलग अलग टेक्निक से, एसिड की मदद से। तो क्या था, वो ई वेस्ट था, उसमें से हमने वैल्यूएबल मटेरियल को निकाल लिया। अब उसके बाद जब हम उसको फेंकेंगे तो अब डायरेक्ट हम उसको फेंक देंगे तो अभी उसमें कुछ हेल्थ हजार्ड वाले भी मटेरियल है, हमको उनको भी पहले ठीक करना पड़ेगा, तब हम फिर उसको लास्ट में डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो आगे देखिए, ई वेस्ट कंटेन्स वैल्यूएबल मटेरियल सच एज, क्या होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, विच कुड बी प्रोसेस्ड फॉर देयर रिकवरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ई वेस्ट को, एक बात बताओ, आप कहीं भी ई वेस्ट को अगर फेंक दोगे तो डायरेक्ट रिकवरी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कहां कहां जाके हम चुनेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक चैनल बनाते हैं कि हम यहां पे उसको ले जाएंगे, यहां पे उसकी फैसिलिटी होगी, उस फैसिलिटी से हम वहां पे उसको रिकवर करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको डिस्पोज करेंगे। तो इसीलिए पूरी की पूरी एक फैसिलिटी बनाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्हीकल आती है कलेक्शन के लिए, जो सॉलिड वेस्ट का वेस्ट कलेक्शन के लिए, उसमें देखना ई वेस्ट का एक अलग से ये बनाया हुआ होता है बिन। उसमें बोला जाता है कि ई वेस्ट को इसमें डालिए कि जब वो आपकी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में जाएगी जहां पे भी, तो वहां पे हमें सॉर्टिंग में दिक्कत ना आए, वो पहले से सॉर्टेड रहे। हाँ, अब ई वेस्ट को हम मटेरियल के हिसाब से या उसके हेल्थ हजार्ड के हिसाब से फिर हम अलग अलग करके सॉर्ट कर लेंगे। तो इसीलिए इस चीज का जनरली आपने देखा होगा, जैसे वेट हो गया, वेट सॉलिड वेस्ट, या आपका ड्राई सॉलिड वेस्ट, गीला कचरा बोलते हैं, सूखा कचरा हो गया, या बायोमेडिकल हो गया, इन सबको अलग अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। एक तरीके से हम सबको प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपने बोला सर अगर मेरे पास ड्राई वेस्ट है, मैंने उसको लैंडफिल पे फेंक दिया, ठीक है, काम चल सकता है, बट बायोमेडिकल वेस्ट को तो लैंडफिल पे नहीं फेंका जा सकता है ना। उसके लिए तो कहीं ना कहीं हमें एक अलग चैनल बनाना पड़ेगा, अलग तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ई वेस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं अलग से ई वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका बनाया जाता है। बट इंडिया में अभी भी क्या दिक्कत है, आप देखोगे इंडिया में अभी भी बहुत जगह ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट हो रहा है, जो वो हो रहा है इनफॉर्मल तरीके से। अब इनफॉर्मल तरीके से जब मैनेजमेंट होता है ना, तो बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है कि उस ई वेस्ट का हेल्थ हजार्ड कितना है। जैसे एक चीज बताता हूं, एग्जांपल, आप बहुत बार जब देखोगे ना, तो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं ई वेस्ट की या वैल्यूएबल मटेरियल के, उनके बॉडी में आप देखोगे ना अलग अलग जो हेवी मेटल्स होते हैं, उनकी जो है कंटेंट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो डेली एक्सपोज हो रहे हैं, उनको अभी पता नहीं है कि इसका हेल्थ हजार्ड क्या है। तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, ई वेस्ट मैनेजमेंट की जो भी प्रोसेसिंग होगी। और इससे फायदा भी क्या होगा, हम प्रोसेस करके जो आपके मटेरियल्स हैं, जो हेवी आपके अच्छे जो वैल्यूएबल मटेरियल्स है, लाइक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजों को हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, आइए चलिए, वाई ई वेस्ट इज डेंजरस। अभी मैंने आपको बताया था कि ई वेस्ट डेंजरस क्यों है, क्यों हम ई वेस्ट पे, देखो अगर वो चीज डेंजरस नहीं होती तो हम इतना चर्चा आपसे नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो ये समझे ना कि ई वेस्ट डेंजरस क्यों है। तो ई वेस्ट डेंजरस क्यों है, देखिए सबसे पहली चीज तो हैवी मेटल्स, ठीक है, डस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैकेनिकल ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल डिसमेंटलिंग एंड क्रशिंग ऑफ
वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो देखो जब आप इसकी मैकेनिकली डिसमेंटलिंग करोगे, जहां पे आप इसको ले जा रहे हो, हाथों से अलग कर रहे हो, उसके बाद आप इसकी क्रशिंग कर रहे हो, तो जो वहां पे डस्ट के फ्यूम्स जो यहां पे फ्लो होंगे या उड़ेंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आप उसको इनहेल करोगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ही इसमें जो हार्मफुल हैवी मेटल है लेड, तो लेड जब इनहेल करोगे तो क्या होगी, बॉडी में लेड की मात्रा बढ़ेगी ब्लड में। तो लेड एक क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब वो करवाता है, मतलब आपका ब्रेन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, एक सर्वे किया गया था बहुत सारे स्टेट्स में, तो जहां पे देखा गया कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, इसका क्या बोलते हैं WEEE का, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, वहां पे ये पाया गया जो लोग वहां काम कर रहे थे उनकी बॉडी के अंदर जो लेड का लेवल था वो एक बहुत ही ज्यादा था, एक बहुत ही सर्टेन लिमिट से ऊपर था भाई, समझे। तो ऐसा ही क्या है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब आप उसको मैकेनिकली डिसमेंटलिंग कर रहे हो, अच्छे से आप प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आपने मास्क नहीं लगाया, तो ऑब्वियस ही बात है वो हैवी मेटल का डस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं भी इधर उधर इसको फेंक दूंगा तो कहीं ना कहीं वो हैवी मेटल का डस्ट एज ए पॉल्यूटेंट कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट जो है, हमारे आसपास की जो एरिया है उसको क्या करेगा, हार्म करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो डस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैकेनिकल ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल डिसमेंटलिंग, फ्लू गैस रिलीज ड्यूरिंग थर्मल ट्रीटमेंट। देखो जब आप इसको जलाओगे, जब थर्मल ट्रीटमेंट करोगे, जब आप इसको जलाओगे तो फ्लू गैसेस मतलब खराब गैसेस जो है वो रिलीज होती है। द रिलीज ऑफ मेटल फ्रॉम द कंपाउंड ड्यूरिंग द इंसिनरेशन ऑफ प्लास्टिक। तो इससे क्या होगा, जब इंसिनरेशन मतलब जलाना, तो जब हम जलाएंगे तो फ्लू गैसेस निकलेंगे, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। आगे देखो वेपराइजेशन वेयर इन मेटल्स आर रिलीज फ्रॉम द कंपाउंड्स इन एन एसिड बाथ। जैसे आप एसिड में रखते हो तो मेटल्स वहां से रिलीज होते हैं, वेपराइजेशन होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। तो ई वेस्ट क्यों डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हैवी मेटल्स है। दूसरा डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स। देखो डायोक्सिन और फ्यूरॉन्स जो है ना, वो आप डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं एज अ बाय प्रोडक्ट है। बहुत सारे अलग अलग जो केमिकल प्रोसीजर है ना, उसमें कहीं ना कहीं डायोक्सिन और फ्यूरॉन्स जो है आपको एज अ बाय प्रोडक्ट दिखेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे एज अ पॉल्यूटेंट है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एज अ पॉल्यूटेंट है और ये कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। तो देखो डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ WEEE, फॉर एग्जांपल द कंबशन ऑफ केबल इंसुलेशन। अब ये लाइन क्यों लिखी गई है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से वो क्वेश्चन पूछता है कि जब आप केबल को जलाओगे जिसमें PVC हो गया, जिससे कॉपर को निकालने के लिए, जैसे देखो द कंबशन ऑफ केबल इंसुलेशन कंटेनिंग PVC इन ऑर्डर टू रिसाइकल कॉपर वायरिंग। तो इसके लिए जब आप करते हो तो वहां पे जो सबसे मेजर पॉल्यूटेंट रिलीज होता है वो होता है डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स। और डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स आर व्हाट आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं। आगे देखिए द इंसिनरेशन ऑफ इपॉक्सी रेजिन कंटेनिंग फ्लेम रिटार्डेंट्स फ्रॉम द सर्किट बोर्ड्स। तो जो सर्किट बोर्ड्स के ऊपर आपने इपॉक्सी रेजिन देखा होगा, इपॉक्सी रेजिन देखे होंगे, जो बेसिकली क्या है, आपके फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। कहां से, सर्किट बोर्ड से। इन ऑर्डर टू रिसाइकल द मेटल दे कंटेन। तो देखो जब आपका मेटल, जैसे एक सर्किट बोर्ड है, आपने बहुत बार देखा होगा, आपके कंप्यूटर में सर्किट बोर्ड लगा है, मोबाइल में है या मान लो टीवी में है, तो वो सर्किट बोर्ड से जिसके ऊपर इपॉक्सी रेजिन लगी है, वहां से मेटल्स को निकालने के लिए जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, डायोक्सिन एंड फ्यूरॉन्स का जो है रिलीज होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक तरीके का एयर पॉल्यूटेंट है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अगले देखिए एसिड्स। एसिड्स क्या है, रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स व्हेन मेटल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द कंपाउंड में आल्सो गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सराउंडिंग एरियाज इन द फॉलोइंग वे। देखो ऑब्वियस ही बात है, एसिड्स को मेनली यूज किया जाता है क्या, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि देखो जैसे मान लो एक सर्किट बोर्ड है, उस पे गोल्ड है, हो सकता है सिल्वर है, तो जब आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, वो एसिड के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई या कोई भी एसिड हो गई, वो उस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके वो क्या हो जाएगा, या तो सरफेस पे आ जाएगा या तो अलग हो जाएगा और बाद में आप उसको निकाल लोगे। तो ये जब प्रोसेस आप कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, आसपास के एरिया में वो एसिड्स के फ्यूम्स जाते हैं, या एसिड अलग अलग तरीके से भी, वो एसिड जो है आप कहीं फेंक दोगे तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ेगी। तो फैक्ट्री एयर एंड डस्ट बीइंग ब्लोन इनटू द विसिनिटी। तो देखो फैक्ट्री की हवा या जो डस्ट है वो आसपास के एरिया में, अब मान लो आपकी रिसाइकलिंग फैसिलिटी कहीं सिटी में है तो आसपास के एरिया में क्या होगा, डस्ट जाएगा। लीचिंग थ्रू द वेस्ट वाटर एंड सीपेज। देखो
अब क्या है, आपने मान लो उसको एज अ वेस्ट, जो एसिड आपने यूज किया था एज अ वेस्ट आपने उसको फेंक दिया कहीं पे, तो लीचिंग या सीपेज के कारण वो कहीं ना कहीं और भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, रिलीज ऑफ फ्लू गैस इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन इंसिनरेशन। तो ओपन इंसिनरेशन अगर आप कर रहे हो, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में तो बेसिकली ओपन इंसिनरेशन होता है, तो उसमें भी ये देखो ये फ्लू गैसेस का रिलीज होगा। तो कहीं ना कहीं ई वेस्ट क्यों डेंजरस है, क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स है, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स है और क्या है, एसिड्स हैं। तो इसीलिए हाँ, अब ई वेस्ट कहीं ना कहीं वैल्यूएबल भी है, क्योंकि सर उसमें गोल्ड है, उसमें सिल्वर है, उसमें प्लेटिनम है। तो अभी आगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब एप्लीकेशन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या कहता है, उसका एप्लीकेशन फर्स्ट लाइन मैंने यहां उठाया है। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो एप्लीकेशन जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का, वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। These rules shall apply to every manufacturer, producer, refurbisher, dismantler and recycler। तो ये रूल किन पे लागू होता है, जो ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ई वेस्ट रिफर्बिश कर रहे हैं, जैसे आपने देखा है पुराने मोबाइल्स को लेकर रिफर्बिश करके नया बेचा जाता है। जो आपका रिसाइकलर है, जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उन्होंने उसको लिया, मोबाइल को लिया, रिसाइकलिंग किया और उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट में है। बेसिकली इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोला जाता है, और हम सर्कुलर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी कभी अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, तो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम चीजों को, जैसे देखो मैंने एक प्रोडक्ट लिया, प्लास्टिक लिया, जैसे मैंने खरीदा, उस प्लास्टिक को अगर मैंने सीधा डिस्पोज कर दिया तो वो तो लीनियर इकोनॉमी है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है कि आपने उस प्लास्टिक को लिया, आप उसको पहले तो आप देखो रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, आपने खरीद लिया कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रीयूज करोगे। रीयूज करने के बाद जैसे ही आपने डिस्पोज किया, कोई डिसमेंटलर या कोई रिसाइकलर उसको ले जाएगा, उससे नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपने जब प्लास्टिक लिया था वो इकोनॉमी में थी, किसी ने उसको रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बेचा, फिर से इकोनॉमी में, तो वो उस इकोनॉमी में चलते रहती है, उसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारा अप्रोच होता है टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी, नॉट लीनियर इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा। तो ये रूल अप्लाई किस पे होते हैं, एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर एंड रिसाइकलर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, परचेज, रिफर्बिशिंग, सारी चीजें क्या ऑफ रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग ई वेस्ट और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिस्टेड इन शेड्यूल 1। अब ये रूल किस पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये सवाल आता है कि हमें बता दीजिए कि ये रूल्स किस पे अप्लाई नहीं होते हैं। आपने तो सर ये बता दिया ना अप्लाई किस पे होते हैं, किस पे नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अप्लाई ये रूल किस पे नहीं होता है, वेस्ट बैटरीज एज कवर्ड अंडर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो जो वेस्ट बैटरीज है ना, उस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पैकेजिंग प्लास्टिक्स, अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अपना रूल है, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा आपके पास। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को देखोगे ना तो उनके लिए भी अपना रूल है, जो रूल है 2016 का। तो ये भी सवाल आता है। अब जैसे यहां से एक क्वेश्चन बन गया, बताइए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल का तो कब है, 2016। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब है, 2022। उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइजेस एज डिफाइंड इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, इस पे भी अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट एज कवर्ड अंडर प्रोड्यूस, तो देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ना, उसके लिए भी ये रूल नहीं होता है, क्योंकि उसका अपना अलग प्रोविजन है। जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, अब मैं यहां बताता हूं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी है 2016, हजार्डस वेस्ट एंड ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का 2016 है। उसमें भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, क्या उसके अंदर एटॉमिक वेस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। एटॉमिक वेस्ट है हजार्डस, नो डाउट, बट उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसके लिए ऑलरेडी एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अपने रूल्स हैं, वो उसका वेस्ट जो है उस हिसाब से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे अप्लाई होती है और किस पे नहीं अप्लाई होती है, इस चीज को हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 पेज का पूरा इनका मैनेजमेंट का ये रूल है, जिसमें सारी चीजें दी गई है, हर एक बॉडीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी है, बट मैं इसको आपको बहुत ही शॉर्ट करके बताऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल शॉर्ट कंपैरिजन जब आया था और उससे लेके अभी तक, मैं देखो इसमें ही आपको मैं क्लियर कर दूंगा, आपको 50 पेज मोस्टली पढ़ने की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, इसी में देखिए मैं क्लियर कर देता हूं। आइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहली बार, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन,
कब नोटिफाई हुआ था सर? तो सबसे पहली बार ये नोटिफाई हुआ था फर्स्ट टाइम 2012 में। तो फर्स्ट टाइम सर, ये सबसे ज्यादा सवाल बनता है, फर्स्ट टाइम नोटिफाई कब हुआ था? 2012। इफेक्टिव कब से हो गया था? 2012। मतलब नोटिफाई किया गया था, जो अमेंडमेंट में वो किस दिन से आया था? अमेंडमेंट में 2012 से लागू हुआ था। नेचर, फर्स्ट डेडिकेटेड ई वेस्ट लॉ, सबसे पहला डेडिकेटेड ई वेस्ट लॉ है, ठीक है। चलिए, इसमें ईपीआर इंट्रोड्यूस किया गया था। ईपीआर सर क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसमें आपका जो प्रोड्यूसर है ई वेस्ट, जैसे कोई मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कंपनी जो मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है, तो कंजम्पशन लाइफ के बाद उसकी हैंडलिंग भी उस कंपनी को ही कहीं ना कहीं करनी होगी। मतलब उस पूरे के पूरे मैनेजमेंट को उस कंपनी को ही ध्यान देना होगा। तो इसको बोला जाता है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी किसके पास है? जो उसका प्रोड्यूसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। कवरेज लिमिट, लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो 2011 में जब ये रूल आया था तो उस समय बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं हुआ करते थे। आज के समय में जैसे आप देखोगे तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे उस समय ये बोर्ड नहीं हुआ करता था, उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं, तो बहुत लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इसमें रखा गया था, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग क्या थी? अथॉरिटी बेस्ड थी। की फोकस क्या था? कलेक्शन सेफ होना चाहिए और डिस्पोजल जो है अच्छे से होना चाहिए। 2011 का है। 2016 का जो रूल है वो कहता है नोटिफाइड एंड इफेक्टिव कब हुआ था? 2016 में। तो जनरली बहुत जगह तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि क्योंकि अभी जो न्यू रूल्स है उसमें एज पर 2016 ही बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ 2022 में भी नया रूल रिवाइज हुआ है। उसमें फ्रेमवर्क को और अच्छा किया गया, स्ट्रेंथन किया गया फ्रेमवर्क को। अब टारगेट बेस्ड ईपीआर रखे गए कि अगर आप इतना इतना करोगे तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो हर कंपनी का जो है ईपीआर जो है टारगेट बेस्ड रखा गया कि इतना टारगेट कंप्लीट करना है। फिर एक्सपैंड किया गया प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए, है कि नहीं? क्योंकि उस समय तक बहुत सारे मोबाइल्स के न्यू इन्वेंशंस हो गए थे, बहुत अलग अलग तरीके के मोबाइल्स आने लगे थे, तो इसीलिए नए कैटेगरीज बनाए गए। कलेक्शन एंड ईपीआर टारगेट पे फोकस किया गया कि कौन सी जो कोई भी कंपनी या कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो कितना उसका टारगेट है, वो कितना रिसाइकल कर पा रहा है, इस पे मोस्टली फोकस किया गया, ठीक है। आगे देखो, फिर से नोटिफाइड हुआ जो नया रूल है 2022 का है, क्योंकि अभी आप खोलोगे तो देखोगे उसमें लिखा रहेगा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फर्स्ट टाइम कब नोटिफाई हुआ था तो 2011 ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम कब नोटिफाई हुआ था तो 2011 को ध्यान रखिएगा। नोटिफाइड हुआ कब? 2022 में। रिप्लेस किया गया 2016 के रूल्स को, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स को इससे रिप्लेस किया गया। न्यू ईपीआर फोकस, अब फोकस हुई मेनली किस पे? रिसाइकलिंग पे, कि हमें रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। उसमें फिर क्या किया गया? कवरेज में प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिफर्बिशर, रिसाइकलर सबको रखा गया। फिर एक डिजिटल पोर्ट बनाया गया किस पे? सीपीसीबी बेस्ड डिजिटल पोर्टल बनाया गया। उस पे क्या करेंगे? जितने भी रिसाइकलर होंगे, जितने भी रिफर्बिशर होंगे, उन सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके लिए परमिशन या रजिस्ट्रेशन कहां पे जाके करना पड़ेगा? सीपीसीबी के वेबसाइट पे। तो अब एक और यहां से क्वेश्चन बनेगा, सीपीसीबी का वर्क क्या होता है, आगे उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका कहीं ना कहीं हमने एक शॉर्ट कंपेरिजन आपको बताया। 2011 का रूल्स क्या है, 2016 क्या है, 2022 क्या है। आपको अगर ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो बिल्कुल यहां पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा फॉर पीडीएफ, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप देखोगे तो जो नए रूल्स हैं जो 2016 2022 उसमें पीआरओ पे फोकस किया गया था। जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स प्रोड्यूसर्स मीट देयर ईपीआर टारगेट थ्रू वेरियस रिसाइकलर्स एंड डिसमेंटलर्स। तो देखो, जो प्रोड्यूसर है उसको ईपीआर टारगेट को मीट करना है, ईपीआर टारगेट को अचीव करना है। तो उसके लिए क्या किया गया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो प्रोड्यूसर को हेल्प करता है उसके जो टारगेट्स है उसको मीट करने के लिए। किससे? डिफरेंट जो रिसाइकलर्स या रिफर्बिशर होंगे। अब जैसे देखो, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास मान लो रिसाइकलिंग की अगर फैसिलिटी नहीं है या रिफर्बिशिंग की नहीं, तो पीआरओ क्या करेगा? हमारी मदद करेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे जो रिसाइकलिंग या रिफर्बिशिंग कर रहे होंगे। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स प्रोड्यूसर मीट देयर ईपीआर टारगेट थ्रू वेरियस रिसाइकलर्स एंड डिसमेंटलर्स। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू प्रमोट द इंटीग्रेशन of environmental cost associated with good throughout their life cycle into the market price of the product। तो extended producer responsibility मतलब जो प्रोड्यूसर है
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आफ्टर जब उसकी कंजम्पशन लाइफ खत्म हो गई है प्रोडक्ट की, उसका यूज खत्म हो गया है, तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हैंडल करे। जो भी रिसाइकलिंग होगी या जो भी उसका प्रोसेस होगा डिसमेंटलिंग की, जो भी प्रोसेस होगा उसका डिस्पोजल का, वो पूरा का पूरा कौन हैंडल करेगा? आपका प्रोड्यूसर। अब इसमें एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी चीजों की। डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर प्रोड्यूसर को ये पता है कि 5 साल बाद भी मुझे अगर इसकी रिसाइकलिंग करनी है या इसे मुझे डिस्पोज किसी अगर तरीके से करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड है उसकी कॉस्ट बढ़ के आती है। ठीक है, फायदा यह है कि प्रोड्यूसर ये कोशिश करेगा कि हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करें जिसकी लाइफ लंबी हो, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ना करना पड़े, है कि नहीं? तो इसके कुछ फायदे भी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो ईपीआर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोड्यूसर की है कि पूरा थ्रू आउट जो उसकी कंजम्पशन लाइफ के बाद वो पूरा का पूरा उसको हैंडल करे, डिस्पोज करे, जो भी है वो सारा प्रोसेस कौन देखेगा? प्रोड्यूसर। तो यही लिखा है, इट इज द स्ट्रेटेजी डिजाइन टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद गुड। तो इन्वायरमेंटल का जो कॉस्ट है जो गुड से एसोसिएटेड है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल इनटू द मार्केट प्राइस, इसी का ये क्या था आपका ईपीआर में, इस स्ट्रेटेजी को रखा गया था। और बातें करेंगे क्लास में जब आप आओगे, तो ईपीआर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। यहां एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है कि ईपीआर होता क्या है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब देखो रोल्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2022 था उसमें हर एक बॉडी का क्या रोल था? अब ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि अब जैसे सबसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ये जो मिनिस्ट्री है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो गवर्नमेंट के बॉडीज है। अब 2022 में हर बॉडी का अपना अपना रोल था और उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्या है मेरे पास? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ये क्या है? नेशनल एपेक्स बॉडी है, मतलब नेशनल लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे एपेक्स बॉडी है। ये सबसे ऊपर बॉडी यही है। इन्वायरमेंटल जो भी आपका जो एक्ट है सारी चीजों में जो सबसे एपेक्स बॉडी है वो कौन है? वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। काम क्या होता है? फ्रेम एंड अपडेट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ई वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल है जब आप देखते हो उसके ऊपर लिखा होता है, इन्हीं के अंडर आता है वो रूल, जो अमेंडमेंट है वो इसी बॉडी के अंदर आती है। प्रोवाइड ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन, ये क्या करती है? पॉलिसी बनाती है, उसके डायरेक्शन देती है। अप्रूव्स मेजर फ्रेमवर्क सच एज इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन गाइडलाइंस। जितने भी मेजर फ्रेमवर्क है उन सारी चीजों को कौन हैंडल करता है? आपका MOEFCC हैंडल करता है। तो इसका कोर फोकस, मेरा एग्जांपल यहीं पे होगा कि पॉलिसी एंड रेगुलेशन का काम करती है ये। तो पॉलिसी एंड रेगुलेशन कभी आपसे पूछ ले तो पॉलिसी एंड रेगुलेशन का काम कौन करता है सर? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये उस फील्ड का काम करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब एक सवाल सबसे ज्यादा बनता है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? चलिए, तो इनका काम है बेसिकली ये एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के। अब ये लोग का काम ये देखना है कि जो रूल्स लागू हुए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल, हमने कुछ एक रूल लागू किया एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, अब उसके लिए वो मॉनिटरिंग कौन करेगा उसका, कि वो रूल आपकी ठीक से चल रही है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग हो गई, उसके लिए इंप्लीमेंटेशंस हो गए, वो CPCB करेगा। तो CPCB का मेन काम होता है पोर्टल्स बनाना, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस निकालना, उसके रिगार्डिंग मॉनिटरिंग करना। ये मेन काम होता है किसका? ये मेन काम होता है CPCB का। तो CPCB का अगर मैं कोर फोकस की बात करूं तो हो गया मॉनिटरिंग करना, आपका गाइडलाइंस देखना, उसके बाद पोर्टल्स बनाना। जैसे ई वेस्ट का मैंने अभी बताया, जितने भी रिसाइकलर या रिफर्बिशर होंगे उन सभी को 2022 के रूल के हिसाब से उनको डिजिटली आपका CPCB के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी उनके रिसाइकलिंग फैसिलिटी की, तभी उनको अलाउ किया जाएगा रिसाइकलिंग के लिए, तब उनको वो परमिशन दिया जाएगा कि हाँ आप रिसाइकलर बन सकते हो। तो देखो नेशनल इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ना किसमें पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछेगा मैच द फॉलोइंग में, आपको मिनिस्ट्री दे देगा, CPCB दे देगा, अर्बन लोकल बॉडीज दे देगा, SPCB दे देगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे आपके केस में कौन होगा? ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। ऑपरेट द ऑनलाइन EPR ई वेस्ट पोर्टल, अभी बताया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ई वेस्ट पोर्टल को ऑपरेट करती है, रजिस्टर करती है, रजिस्टर प्रोड्यूसर्स, रिसाइकलर, रिफर्बिशर, इन सबका रजिस्ट्रेशन इसी पे होगा।
इश्यूज गाइडलाइन इशू करती है, मॉनिटर ईपीआर कंप्लायंस डिजिटली, तो डिजिटली देखती है ईपीआर के कंप्लायंस को, कोऑर्डिनेट करती है और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती है स्टेट्स के साथ मिलके। तो जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती है कि इस तरीके से इस चीज को स्टैंडर्ड ही हम क्या करेंगे, ये करेंगे, उसको हम इसके थ्रू प्रोसीड करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती है। अब इसका अगर मैं कोर फोकस पे बात करूं, पोर्टल गाइडलाइंस एंड मॉनिटरिंग, इसका काम होता है क्या, पोर्टल गाइडलाइंस एंड मॉनिटरिंग। आगे बढ़ते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर से एक ही चीज याद रखिएगा, जो भी आपकी होगी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज, जैसे यूनियन टेरिटरी में जो है ना, यूनियन टेरिटरीज में आपकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं होती, वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज होती है। जैसे जो भी यूनियन टेरिटरीज होंगी आपकी वहां पे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया या पौंडीचेरी हो गया, वहां पे आपको क्या दिखेगा, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी दिखेगी। वो एज अ स्टेट के लिए एसपीसीबी होता है और पीसीसी हो जाता है यूटीज के लिए। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज, इनका काम होता है मेनली एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। क्या काम होता है, एनफोर्समेंट। तो जो ग्राउंड लेवल आपके रूल्स एनफोर्स, मतलब रूल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसका एनफोर्समेंट जो है वो कौन देखेगी, वो आपकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखेगी। तो ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट जैसे रिसाइकलर की जो यूनिट है, वो यूनिट उन्होंने अच्छे से काम कर रही है या नहीं, उसमें कुछ फ्लॉस तो नहीं है, सब कुछ सर्टेन लिमिट के अंदर है कि नहीं, ये सारी चीजें एनफोर्समेंट ये लोग देखेंगे। एक्शन अगेंस्ट वायलेशन, अब किसी ने कुछ अगर गलती की है उसके अगेंस्ट एक्शन जो है सबसे पहले यही लोग लेंगे। उसके बाद एंश्योर ई वेस्ट इज हैंडल्ड बाय ओनली बाय ऑथोराइज्ड एंटिटीज। अब देखो, जैसे आपको मान लो ऑथोराइजेशन मिला, अब आपके पेपर्स हैं, तो ये लोग चेक करते हैं कि हाँ ये ऑथोराइज्ड है कि नहीं, हर साल में ये जाके देखेंगे कि उनका ऑथोराइजेशन है कि नहीं क्लियर। तो इसके लिए कौन है, इसके लिए है आपका एसपीसीबी। अब इनका बेसिकली काम होता है एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। इनका बेसिकली काम क्या होता है, एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। लेट्स मूव फर्दर, चलिए आगे देखिए। लास्ट है आपका अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज का काम क्या होता है, अवेयरनेस एंड कलेक्शन, मतलब अवेयरनेस डेवलप करवाना कि हाँ आप इस ई वेस्ट को अच्छे से अपने घर में, मान लो अगर ई वेस्ट जनरेट हुआ है उसको एक तरफ अलग बिन में रखिए, उसको जाके किसी अलग जो आपका जो व्हीकल आती है कलेक्शन सिस्टम की, उसमें अलग से बिन में डालिए, उसको इधर उधर ना फेंकिए। तो उसके बाद कलेक्शन जो है सारी चीजें वो कौन करती है, वो आपकी लोकल म्युनिसिपल जो सिटी होगी, जो सिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, इनका काम होता है कलेक्शन एंड अवेयरनेस। तो मैंने आपको अलग अलग बॉडीज जो इस काम में इन्वॉल्व है वो सारे के बारे में मैंने आपको एक डिटेल या रफ आइडिया दे दिया कि जिससे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अब आपके केस में वो बॉडी कौन है, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या ओडिशा पोल्यूशन आपका स्टेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। तो वो इस पे काम करती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ ओडिशा जो है इस चीज का जो है पूरा का पूरा उनका काम होगा क्या, एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस का। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, वो एनफोर्समेंट और कंप्लायंस का काम करती है जो आपकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगी। चलिए अब देखिए स्टेट वाइज ई जनरेशन इन इंडिया। अब स्टेट वाइज अगर कभी पूछे, ये भी गवर्नमेंट डाटा है तो इसमें ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टेट वाइज है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है महाराष्ट्र स्टेट वाइज, उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु, उसके बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आ जाता है आपका यूपी, फिर आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स है जो आपको यहाँ पे जब स्टेट वाइज ई जनरेशन आप देखोगे इंडिया में तो अलग अलग स्टेट्स दिखेंगे। बट हाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है टॉप 3 स्टेट्स कौन है, तो जनरली आपका महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये टॉप 3 स्टेट्स है। कारण भी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे इंडस्ट्री हब है, इंडस्ट्री हब्स है, IT हब्स है, तो इसीलिए यहाँ पे ई वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा, ई वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली महाराष्ट्र अलोन 20%, जो 30 स्टेट है उसमें 20% अप्रोक्सीमेटली महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूस करता है साल में ई वेस्ट। अब देखो ये तो हो गया सर स्टेट वाइज, ऐसे ही हम सिटी वाइज भी देख सकते हैं। देखो सिटी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, मुंबई, सबसे ज्यादा क्या है आपके पास, मुंबई। उसके बाद आ जाती है मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, फिर चेन्नई हो गया, ये सारे सिटी वाइज हैं। कुछ आप देखोगे तो सिटी वाइज आपको टॉप 3 में कौन मिल जाएगा, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, फिर कोलकाता है, अहमदाबाद है, फिर पुणे है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग सिटीज भी देखने को मिलेंगी। हाँ अब ये जनरली जो है ईयर वाइज चेंज भी होता है। अब जैसे अब पुणे देखोगे तो पुणे अब धीरे धीरे बहुत बड़ा IT हब बन रहा है, तो ये एक समय के बाद चेंज भी होते रहते हैं। बट मैं आपको एक जनरल डाटा बता रहा हूं जो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ई वेस्ट की बात करते हैं क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है आपके ई वेस्ट के अंदर कौन से कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला, अब देखो ई वेस्ट के अंदर कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है जिससे मतलब हमें क्या है, इसको रिसाइकल करना या इसको अच्छे से डिस्पोज या अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है सीआरटीस। सीआरटीस क्या होता है? सीआरटीस आपको टीवी में मिलेगा, मॉनिटर्स में मिलेगा, एटीएम में, वीडियो कैमरास इसमें मिलेगा। ठीक है ना, तो सीआरटीस होते हैं कैथोड रेस ट्यूब। तो कैथोड रेस ट्यूब जो होते हैं वो किस में आपको मिलेंगे? आपको टीवीज में मिलेंगे। देखो टीवी में आपकी होती है कैथोड रेस सीआरटीस ट्यूब होती है। फिर मॉनिटर्स जो होते हैं आपके जो कंप्यूटर्स के उसमें मिलेगा आपको, एटीएम में मिल जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो कैमरास इसमें होते हैं। अब दिक्कत है ये सीआरटीस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लेड होता है, बेरियम होता है और अदर हैवी मेटल्स होते हैं ये सीआरटीस में। ठीक है, उसके बाद अब ये इन्वायरमेंट के लिए क्यों हजार्ड है? दीज मेटल्स लीचिंग इनटू द ग्राउंड वाटर एंड रिलीज टॉक्सिक फॉस्फर। तो ये क्या करते हैं, ये आपका लीच आउट हो जाते हैं। लीच आउट मतलब वहां से वॉश आउट हो जाते हैं जिस भी वेस्ट पे हो, जिस भी आपके इस पे होंगे, ई वेस्ट पे होंगे, और ये ग्राउंड वाटर में जा सकते हैं। और ग्राउंड वाटर में जाएंगे तो वहां पे ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देंगे। ग्राउंड वाटर को क्या कर देंगे? पॉल्यूट। जैसे कि आप बहुत बार अभी सुनते हो कि आपका, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार, अलग अलग स्टेट्स में ग्राउंड वाटर में हर एक अलग अलग एलिमेंट की मात्रा बहुत बढ़ गई। वो कहाँ से बढ़ी है? ये सारे एलिमेंट्स हजार्डस हैवी मेटल्स कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट थे किसी ना किसी प्रोसेस के, और वो प्रोसेस को जब अच्छे से नहीं डिस्पोज किया गया, अच्छे से नहीं मैनेज किया गया, तो यही सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑन ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है? एनीमिया, रेनल टॉक्सिसिटी, इंसोम्निया, ये सारा का सारा इसका ह्यूमन पे इफेक्ट है। आगे चलिए, अगला है बैटरीज, हाउसिंग एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स मतलब जैसे आपने देखा होगा जो एक्सरे की मशीन हो गई, जो ईसीजी की मशीन्स हो गई, जो आपकी एमआरआई मशीन्स हो गई, ये सारे के सारे क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर आपको मोस्टली क्या पाई जाएगी? मरकरी पाई जाएगी। क्या पाई जाती है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ क्या है? एयर एमिशन एज वेल एज डिस्चार्ज इनटू रिवर और ऑफ ग्लास डस्ट। ठीक है, तो एयर में एमिशन या डिस्चार्ज हम करते हैं तो इसमें भी है रीनल टॉक्सिसिटी है, मसल ट्यूमर्स है, मेनल रिटार्डेशन है और सेरिब्रल पैलेसी है। ठीक है ना, क्या है? सेरिब्रल पैल्सी है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट देखोगे ह्यूमन पे तो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स कहाँ से आ रहे हैं सर? प्लास्टिक्स आ रहे हैं आपके प्रिंटर्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, इस पे जो प्लास्टिक्स आ रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखो इसमें आपका प्लास्टिसाइजर बाइफेनॉल्स, बिस्फेनॉल्स है, जिसको आप बीपीए बोलते हो। जैसे आपने बहुत सारे बॉटल्स पे देखा होगा बीपीए फ्री लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बीपीए क्या है? पॉल्यूटेंट है। एज वेल एज डीईएचपी है, डीवीपी है, प्लास्टिक कंपाउंड नोन एज थैलेट्स है। ठीक है ना, तो प्लास्टिक कंपाउंड्स इसमें थैलेट्स भी मिलेंगे। क्लोरिनेटेड प्लास्टिक जो होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मफुल केमिकल इनटू सराउंडिंग सॉइल विच सीप इनटू ग्राउंड वाटर। तो जो क्लोरिनेटेड केमिकल्स है ना, उसको जब आप क्या करोगे, वो आपका जब उसको या तो जलाओगे या तो आप उसको डिस्पोज करोगे तो उससे क्या निकलता है? आपका केमिकल्स निकलेगा, हार्मफुल केमिकल जो सराउंडिंग सॉइल में जाके ग्राउंड वाटर तक जा सकता है। अब ग्राउंड वाटर में जाएगा, मिलेगा ग्राउंड वाटर से, क्लोरीन की मात्रा बढ़ेगी, कहीं ना कहीं फिर से हार्मफुल नेचर का निकल के आएगा। उसके बाद देखो रिस्क डेवलपिंग है, क्या? हार्ट प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, रिप्रोडक्टिव डिसीजेस है। तो इसका इफेक्ट क्या है? हार्ट प्रॉब्लम्स है, होती है लोगों को, ओबेसिटी होती है कहीं ना कहीं, या रिप्रोडक्टिव डिसीज होता है। ठीक है, अगला आपके पास पीवीसी एंड पॉलीमर। तो पेंट हो गया, प्रिंटिंग इंक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर्स में आपको ये मिल जाएगी। जैसे पीवीसी पाइप्स हो गई, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स होते हैं, पीसीबीस होते हैं। इंक्लूड एक्सट्रीम पोल्यूशन फ्रॉम प्रोडक्शन, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर ड्यूरिंग यूज, हजार्ड्स फ्रॉम फायर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, डैमेज टू द लिवर। तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, अच्छे से काम नहीं करने देता है, लिवर पे भी इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज है। तो ये अलग अलग कुछ कंस्टिट्यूएंट है जिसके कारण हमारा ई वेस्ट खतरनाक बनता है। अगर हम इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो ये वो कंस्टिट्यूएंट्स है जो ई वेस्ट को खतरनाक बनाते हैं। आगे चलिए, तो यहाँ पे एक इमेज भी हमारे पास सीआरटी का, देखो ये होता है कैथोड रेस कंपोनेंट ऑफ सीआरटीस। ये देखो ये होते हैं सीआरटीस के कंपोनेंट। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे बात करते। देखो जनरली हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से तरीके की चीजें हैं, क्या क्या चीजों से कंप्यूटर बना है, तो इसमें से 32% ऐसी कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है जो फेरस मेटल के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? फेरस मेटल के अंदर 32%। 23% अप्रोक्सीमेटली क्या है? आपकी प्लास्टिक्स में आ जाती है। 23% क्या है? प्लास्टिक्स में। 18% नॉन फेरस मेटल, जिसमें आपका लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे नॉन फेरस मेटल है। फेरस मेटल कितना है इसमें? अप्रोक्सीमेटली 32%।
2% है, 15% अप्रोक्सीमेटली इसमें ग्लास है और 12% इसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जिसमें आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ये 12% आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में देखने को मिलता है। इसीलिए समझे अब कंप्यूटर के अंदर कितनी सारी चीजें, इसमें से कुछ क्या है खतरा है हमारे लिए, कुछ को रिकवर कर देंगे तो हमारे लिए वैल्यूएबल है। इसीलिए ई वेस्ट को बहुत ध्यान से डिस्पोज या मैनेज करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में तो जनरली हम लोग अभी ई वेस्ट के बारे में ही बात करेंगे और सारी चीजें हम लोग क्लास में भी इसके मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कुछ और चीजें बची है। हाँ, हेल्थ कॉज्ड बाय ई वेस्ट सब्सटेंस हजार्ड, तो हजार्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला एक एक करके उठाते हैं कि लेड क्या है। देखो, तो हमें पता है सर, लेड इज अ क्या है, लेड इज अ टॉक्सिक न्यूरो सब्सटेंस। सबसे चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी लेड के साथ नाम आएगा ना तो न्यूरो का अगर नाम दिख रहा है तो समझिएगा लेड। लेड का क्या है, आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर होता है। न्यूरो सब्सटेंस है, इज अ टॉक्सिक, डैमेजेस किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाई एक्सपोजर लेवल में रिजल्ट इन डेथ। तो हाई एक्सपोजर अगर हो गया तो आपका डेथ होगा। इन चिल्ड्रेन इट नेगेटिवली अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट। तो देखो, जो चिल्ड्रेन्स लेड से बहुत ज्यादा ये एक्सपोजर होता है तो उसको क्या होता है, ब्रेन में डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाती है, उनकी लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। लेड पार्टिकल्स एंड फ्यूम्स आर रिलीज ड्यूरिंग डिसमेंटलिंग ऑफ सीआरटीज। बताया था, कैथोड रेस ट्यूब की जब डिसमेंटलिंग करते हैं तो उसमें से जो है लेड पार्टिकल्स निकलते हैं। एंड रिमूवल ऑफ शोल्डर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो जब आप रिमूवल करोगे, शोल्डरिंग को रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लेड के पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला है प्लास्टिक्स। देखो, सर्किट बोर्ड में यूज होता है, केसिंग्स में है, केबल्स कंटेन ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स बीएफआरस, जो कैसे नेचर के होते हैं, कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, तो जब ये हीट करोगे इसको तो आपको क्या होगा, डाइऑक्सिन्स निकलेंगे, फ्यूरॉन्स निकलेंगे, जो डिसरप्ट करता है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या इम्यून सिस्टम को। तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपके पास क्रोमियम। कहीं ना कहीं क्रोमियम क्या है, क्रोमियम की कोटिंग यूज होती है Cr6+। तो क्रोमियम की क्या यूज होती है सर, आप मुझसे पूछोगे तो क्रोमियम की कोटिंग यूज होती है। आइए, तो क्रोमियम कोटिंग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल पार्ट्स इन कंप्यूटर्स। एक्सपोजर टू हेक्सावेलेंट मतलब Cr6+ थ्रू इनहेलेशन कैन कॉज सीवियर लिवर एंड किडनी डैमेज। तो अगर आप Cr6+ को अगर इनहेल कर रहे हो, जो आपका हेक्सावेलेंट क्रोमियम है Cr6+, तो इससे क्या होगा, आपका लिवर या किडनी डैमेज होगा। और दूसरी चीज, इट मे ऑल्सो लीड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर। तो इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का भी खतरा होता है, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग कैंसर हो गया। मर्क्यूरी का भी जो इफेक्ट है वो किस पे है, नर्वस सिस्टम पे है। उसके बाद इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है, मर्क्यूरी मिलेगा कहां से, मर्क्यूरी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एंड बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जब ब्रेक या बर्न करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मर्क्यूरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मर्करी, ए हाईली टॉक्सिक दैट एक्यूमुलेट्स इन द फूड चेन। तो अगर पानी में चले गया एक्वाटिक इन्वायरमेंट में तो ये मिथाइल मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है। अगला देखिए, बेरिलियम। बेरिलियम भी है, सवाल आता है। बेरिलियम इज यूज्ड इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड कनेक्टर्स में यूज होता है। नोन एज कार्सिनोजन एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कैन रिलीज इन सीरियस लंग्स डिसीजेस। तो इसका जो है, इसको कैसा माना गया है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग होता है, और अगर बहुत ज्यादा या लंबे समय के लिए एक्सपोजर रहेगा तो लंग डिसीज भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम इज हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सपोजर कॉजेस इटाई डिसीज। तो कैडमियम का अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो इससे एक डिसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इटाई डिसीज बोलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस बोन एंड जॉइंट पेन। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका बोन और जॉइंट में जो है बहुत ज्यादा पेन होगा। इट डैमेजेस द किडनी एंड वीकेंस बोन। कैडमियम इज रिलीज्ड एज फाइन डस्ट ड्यूरिंग क्रशिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक, CRTs में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट है एसिड। एसिड में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर यूज्ड इन मेटल रिकवरी। तो एसिड कहां दिखेगा, जब आप मेटल को रिकवर करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास सर्किट बोर्ड है उसको एसिड में डालोगे तो वहां से मेटल रिकवर। बट ये एसिड जो है ये कहीं ना कहीं आप अगर इसको फेंक दोगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है। तो used in metal recovery from circuit board, these acids release toxic gases like chlorine and sulfur dioxide, जिसको ब्रीथ करने से आपका करोजिव नेचर, जो करोजिव नेचर का होता है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं आपकी करोजिव नेचर जो है प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है ना, दे आर हाईली करोजिव एंड कॉज सेवियर बर्न्स टू द स्किन एंड आइस। तो आपके स्किन और आइस पे बर्न्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो ये हेल्थ हजार्ड था, मतलब ई वेस्ट में पाए जाने वाले इन केमिकल्स के कारण कहीं ना कहीं हेल्थ हजार्ड या मेटल्स जो है अलग अलग जो है हजार्डस जो कंपोनेंट्स है उसके कारण क्या हेल्थ हजार्ड होंगे ये हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए, तो यहाँ पे हमने थियरीज देख ली है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में कुछ किस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ठीक है, आइए।
तो आपका जैसे कि ओपीएससीबी में आप देख सकते हो, आपको 4 लेवल्स में उन्होंने क्वेश्चन डिवाइड किया है। सम इज इजी लेवल क्वेश्चंस, कुछ आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस है, कुछ आपके डिफिकल्ट है, एंड सम आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं भी यहाँ पे लेके आया हूँ कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको एक ब्रॉडर नॉलेज चाहिए होगा ई वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डेडिकेटेड ई वेस्ट रूल इन इंडिया वेयर नोटिफाइड इन विच ईयर। अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट रूल की जब आप बात करोगे तो सबसे पहली बार ये रूल नोटिफाई हुआ था 2011 में। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में एक मिलेगा कि ये बताइए कि रूल कौन सा नोटिफाई हुआ था और कब फर्स्ट, तो 2011। अभी जो रिसेंट है वो कौन सा है आपका सॉलिड वेस्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। 16 में भी आया था, उसमें भी बहुत सारे रिविजन किए गए थे। ठीक है ना, तो अभी जो रिसेंट है वो है आपका 2022। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट नोटिफाइड पूछा है, तो आपका फर्स्ट डेडिकेटेड जो नोटिफाई हुआ था वो 2011 में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू डाटा पब्लिश्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट। अब देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट की बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पाई चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि महाराष्ट्र जो है अप्रोक्सीमेटली 19 to 20% ई वेस्ट अलोन जनरेट करता है पूरे इंडिया में। सो आवर आंसर विल बी डी, महाराष्ट्र। आवर आंसर विल बी डी। इंडिया के बारे में अगर पूछेगा तो इंडिया देखो 3rd नंबर पे, अभी आफ्टर यूएस एंड चाइना इंडिया जो है 3rd नंबर पे है। अप्रोक्सीमेटली बाय 2050 बहुत ज्यादा, ये जो अभी प्रोडक्शन है इसका डबल का ट्रिपल होने वाला है, तो इसीलिए इंडिया अभी किस पे है, अभी 3rd नंबर पे है कि नहीं। चलो, तो आंसर देख लीजिए, महाराष्ट्र कंसिस्टेंटली रैंक फर्स्ट इन द टोटल ई वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू हाई अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आईटी पेनिट्रेशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन देखिए उड़ीसा से भी रिलेटेड है, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ ओपीएससीबी, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओएसपीसीबी इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ओएसपीसीबी का जो है क्या रोल है ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ई वेस्ट मैनेजमेंट में। तो अभी बताया था जितने भी स्टेट बॉडीज हैं, जितने भी आपकी स्टेट बॉडीज हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उनका या पीसीसी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उनका काम मेजरली एनफोर्सिंग होता है और मॉनिटरिंग होता है किसका, कंप्लायंस का, ई वेस्ट रूल के साथ। वो कंप्लायंस जो फॉलो को ई वेस्ट रूल के कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको मॉनिटर करना और एनफोर्स करना है कि आप लोग फॉलो करो। जैसे अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको बताना कि नहीं आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो इसके लिए कौन काम करता है, इसके लिए करता है आपका ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए आगे, आंसर भी यही बता रहा है, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विथ ई वेस्ट रूल्स। तो आपका मॉनिटरिंग या और एनफोर्सिंग किसका, कंप्लायंस का विथ ई वेस्ट रूल्स। आगे चलते हैं, आगे देखिए, बेरिलियम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। बेरिलियम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज होता है इज हजार्डस। बेरिलियम क्यों हजार्डस है मेरे दोस्त, क्योंकि बेरिलियम इज अ कार्सिनोजेनिक नेचर, जो सीधा लंग्स को अफेक्ट करता है। कार्सिनोजेनिक मतलब बताया था कैंसर कॉजिंग कंपाउंड, और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो गई तो लंग डिसीजेस या लंग्स को खराब करने की ये क्षमता रखता है। तो बेरिलियम इसीलिए हमारे लिए क्या है, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। आता कहां से है वो भी हमने ऊपर हमने इसी क्लास में ऊपर हमने पढ़ा है। अब इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी योर बी। ठीक है, आंसर विल बी योर बी। ओके, मूविंग ऑन टू मॉडरेट लेवल। ये तो इजी लेवल के क्वेश्चन थे, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इजी लेवल के कुछ मैंने रखे थे क्वेश्चंस आपके लिए। मूविंग ऑन टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल में देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आप नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा है, इटाई डिसीज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब देखो डायरेक्टली आपको याद नहीं रहेगा, अगर आपने अच्छे से वो जो हेल्थ हजार्ड है उसको अगर नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको याद नहीं रहेगा किस पॉल्यूटेंट का कितना आपका अफेक्ट है, कैसा अफेक्ट है। जो भी है हमने ऊपर पढ़ा था, एसिड्स हो गया, कैडमियम हो गया, बेरिलियम हो गया, क्रोमियम हो गया, लेड हो गई, मरकरी हो गई। तो अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने मॉडरेट में रखा है। क्यों, अक्सर बच्चे यहां गलती करके आएंगे। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम का जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है उसके कारण जो क्रोनिक एक्सपोजर है, आपको एक डिसीज हो सकती है जिसको बोला जाता है क्या, इटाई डिसीज। क्या बोला जाता है जिसको, इटाई डिसीज। तो आई होप योर आंसर इज सी। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। आइए, क्या बोल रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन देखो मोस्टली जो है किसी भी जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम होते हैं उससे इससे ईपीआर तो मोस्टली पूछता ही है। इटाई डिसीज पूछता है, मर्क्यूरी से रिलेटेड डिसीज, ये सारी चीजें तो मोस्टली पूछता ही है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, ईपीआर इन ई वेस्ट मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स टू। तो ईपीआर क्या है, शिफ्ट डिस्पोजल कॉस्ट टू कंज्यूमर नहीं। ईपीआर में आपको पता था कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रोड्यूसर की, क्योंकि ईपीआर में पी स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूसर। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही दिख रहा है, क्योंकि शिफ्ट डिस्पोजल कॉस्ट कंज्यूमर क्यों करेगा,
प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, प्रमोट का तो कोई लेना ही देना नहीं है। इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं। इंक्रीज, ईपीआर का रिलेशन किससे है? ट्रांसफर एंड ऑफ द लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूसर, मतलब जो आपका एंड ऑफ लाइफ के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको ट्रांसफर की जाएगी? जो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोड्यूसर होगा उसको ट्रांसफर की जाएगी। सो योर आंसर विल बी बी। तो इसी में कुछ और ऑप्शंस भी वो आपको चेंज करके दे सकता है, तो कुछ अच्छे ऑप्शंस भी अगर आपको वो चेंज करके देगा तो आपको ध्यान रखना है ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए विच हजार्डस सब्सटेंस कॉमनली फाउंड इन ई वेस्ट इज अ मेजर कंसर्न फॉर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन ओडिशा इनफॉर्मल साइक्लिंग हब। अब देखो हर स्टेट के साथ दिक्कत यही हो रही है ना कि ई वेस्ट की जितनी भी अभी हब्स है ना वो सारी इनफॉर्मल रिसाइकलिंग की, और इनफॉर्मल रिसाइकलिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोगों को पता नहीं होता है कि जिस चीज को वो रिसाइकल कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या है। लोग पैसों के लिए काम तो कर ले रहे हैं बट उनको पता नहीं होता है कि इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या है। तो जैसे ओडिशा में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें जो ई वेस्ट की रिसाइकलिंग हो रही है उसका जो आपका मेजर कंसर्न क्या है, अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो ई वेस्ट में जो है सबसे मेजर क्या था आपका? मेटल, लेड एंड मर्क्यूरी। सबसे मेजर क्या था? लेड एंड मर्क्यूरी। तो हमारे लिए सबसे मेजर कंसर्न है कि जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रही है लेड और मर्क्यूरी की, और लोग इसको कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे लोगों के अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक डिसीजेस होने का जो है खतरा प्रोड्यूस होता है। तो हमें इस चीज से रोकना है, हमें फॉर्मल सेक्टर्स बनाने। तो कल को जब आप एज ए असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट पे जाओगे तो आपको इन्हीं चीज का ध्यान रखना है कि कहीं इनफॉर्मल रिसाइकलिंग तो नहीं हो रही है। अगर जहां रिसाइकलिंग हो रही है तो उनके पास परमिशन है कि नहीं, वहां पे जो लोग हैं आपका काम होता है वो लोगों को बताना कि ये सारी चीजें आपकी हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो वो सारी चीजें कंप्लायंस या एनफोर्सिंग या मॉनिटरिंग आप करोगे और आप उनको अलाउ करोगे कि नहीं भाई ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज योर 7th क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। तो देखो आंसर इसका ये, लेड एंड मर्क्यूरी आर हजार्डस सब्सटेंस प्रिवेलेंट इन ई वेस्ट इन ओडिशा इनफॉर्मल हब सच एज दोज इन भुवनेश्वर एंड कटक। improper dismantling and open dumping allow this heavy metal to leach into soil and infiltrate the ground water। अभी बताया था। एक डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए क्या बोल रहा है। इसमें मोस्टली आपको थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। बर्निंग ऑफ ए पीवीसी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन इन्वायरमेंटली हजार्डस मेनली ड्यू टू, तो जो आपका बर्न हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन्वायरमेंट में, तो वो हजार्डस क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो है डाइऑक्सिन्स होती है, और डाइऑक्सिन्स के साथ साथ यहाँ एक और ऑप्शन दे सकता था क्या, फ्यूरॉन्स। कैसे होते हैं ये? कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं, हाईली टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है, इनमें कार्सिनोजेन होता है, मतलब कार्सिनोजेनिक नेचर के कहीं ना कहीं होते हैं। तो पीवीसी कंबशन प्रोड्यूसेस हाईली टॉक्सिक डाइऑक्सिन्स। तो पीवीसी अब ये डायरेक्टली आप नहीं प्रोड्यूस है, कहीं ना कहीं ये बाय प्रोडक्ट है, डायरेक्टली आपका एयर पॉल्यूटेंट नहीं दिखेगा ये, बट अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं एज अ बाय प्रोडक्ट ये चीज आपको दिख जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एयर पॉल्यूटेंट है, ओजोन भी आपका एक एयर पॉल्यूटेंट है। यहां से भी सवाल बन जाता है ओजोन क्या है, ये सारी चीजें। तो इसकी भी हम लोग क्लासेस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप लोग भी जब जुड़ोगे तो आपको बहुत सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट पता चलेंगे एयर पॉल्यूशन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो यहाँ आंसर बर्निंग, जब पीवीसी पाइप को आप बर्न करोगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, वहां से कॉपर का रिकवरी के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? डाइऑक्सिन देखने को मिलेगा। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने डिफिकल्ट में क्यों रखा है, अक्सर बच्चों को ये वैल्यूज याद नहीं रहती है। ठीक है ना, और ये वैल्यूज थोड़ी कंफ्यूजिंग है भी। देखो क्या बोल रहा है, अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 स्टोरेज ऑफ ई वेस्ट वाज परमिटेड अप टू। अब जिसने अगर इसको नहीं अच्छे से पढ़ा होगा वो यहाँ पे गलत करके आ जाएगा। तो जो आपका मैनेजमेंट रूल था उसमें ई वेस्ट की स्टोरेज कब तक अलाउ की गई थी? 180 दिन। उसमें देखोगे ऐसे लिखा गया है 180 डेज। आप जाओगे जब थर्ड शेड्यूल तो 180 डेज ऐसा लिखा गया है वहां पे। जो आप स्टोरेज वाले वहां पे पोर्शन पे जाओगे हेडिंग पे तो 180 डेज लिखा गया है। इन सम केस अगर आपके पास परमिशन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तो आप 365 डेज तक कर सकते हो, बट उसके लिए स्ट्रिक्ट परमिशन आपको रिक्वायर्ड होगी, नहीं तो 180 डेज तक अलाउड है। ये 90 जो हो गया 120 ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये अलग अलग केसेस के लिए, जैसे अलग वेस्ट होंगे तो अलग चीज है, बट हमारे केस में ई वेस्ट के लिए कितना है? 180 डेज है, ध्यान रखिएगा। सो योर आंसर विल बी सी। आगे देखिए, अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग आर मेनली डन थ्रू। कौन करता है रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग? तो वो करती है आपकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी बताया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या होता है? रजिस्टर करना और इसको मॉनिटर करना कि सारे रजिस्ट्रेशन ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। तो ये कौन करता है? 2022 के रूल में देखोगे तो डिजिटली एक ये बनाई गई है, एक चैनल बनाई गई है जिससे आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जाके आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप एक रिसाइकलर हो,
अगर आप एक रिफर्बिशर हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक वेरी डिफिकल्ट है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, आई होप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, विथ रेफरेंस टू लेड एक्सपोजर फ्रॉम ई वेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला, लेड प्राइमरली अफेक्ट द नर्वस, तो बताया था लेड कभी भी आएगा तो नर्वस सिस्टम से जुड़ा आएगा, क्योंकि न्यूरो, आपने देखा था वहां पे न्यूरोटॉक्सिक। चिल्ड्रेन्स आर मोर वल्नरेबल, अभी बताया था कि बच्चे जो होते हैं ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, न्यूरल टिश्यूज उनकी खराब हो सकती है, डेवलपमेंट भी कम हो सकती है, लर्निंग एबिलिटी भी कम हो सकती है। तो 1 और 2 सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, लेड एक्सपोजर ड्यूरिंग ई वेस्ट कब होता है? लेड एक्सपोजर तब होगा जब आपको ऑकर्स मेनली ड्यूरिंग डिसमेंटलिंग ऑफ सीआरटीज। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप सीआरटीज को डिसमेंटल करोगे उस समय लेड का जो है एक्सपोजर होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट, तो सर 1, 2 एंड 3 जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी अगर आपने लेड को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसका हेल्थ हजार्ड अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इसको आंसर नहीं कर पाते। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट में मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो ऊपर जो पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जिससे पढ़ाया है, अगर आपको उस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, यू कैन प्लीज कमेंट इन द वीडियो फॉर पीडीएफ, कमेंट कीजिएगा, वहां पे मैं आपको फिर पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे इस वीडियो को देख चुके होंगे, इसको शेयर कीजिएगा मोस्टली, क्योंकि जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, वो भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ वहां पे तैयारी अपनी कर पाए। तो और अगर आपको अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से मॉड्यूल, टेलर मेड मॉड्यूल वाइज अगर प्रिपरेशन करना है, तो आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जहां से आपके पास योरपीडिया के आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, योरपीडिया के साइट पे विजिट कर सकते हो। वहां से आपको बेसिकली कोर्स के बारे में सारी चीजें जो है वो जानकारी मिल जाएगी। फोन नंबर भी प्रोवाइडेड होगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपने बहुत अच्छे से इसको देखा, बहुत अच्छे से चीजों को सीखा है। सो प्लीज लाइक एंड शेयर। तो हम लोग मिलेंगे, और अगर आपको और भी ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार जय जगन्नाथ सभी बच्चों को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।